नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें अपना बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो होता है उसको क्या है, ये उसकी डेफिनेशन क्या है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परि मतलब जे व्रत की परिधि होती है उस टाइप में परि, यानी चारों तरफ, एवं आवरण का मतलब होता है घेरा। चारों तरफ अपने जो घेरा है उसको कहते हैं पर्यावरण या इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अर्थात प्रकृति में जो भी हमारे चारों तरफ जैसे पेड़ पौधे, प्राणी, जल, वायु, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं, एवं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण। इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग एलिमेंट और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव में। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन होगी। जो अपने चारों तरफ का जो आवरण है दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट सिंपली। पोल्यूशन, अब है पोल्यूशन, प्रदूषण। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पोल्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब है अशुद्धि उत्पन्न करने वाला। पर्यावरण में प्रदूषित पदार्थों के परिवेश के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है, इसे पोल्यूशन कहते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस तथा लॉजी शब्द से हुई है। आइकोस का मतलब है ग्रह, लॉजी शब्द का है रहने का ग्रह, दैट इज कॉल्ड पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। अर्थात ग्रह या रहने के स्थान के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। अब है इकोलॉजी को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जीवों तथा जीव समूह के अपने पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन भी इकोलॉजी कहलाता है। पौधों तथा प्राणियों के अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी साइंस कहलाता है। ठीक, अब है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कि अपने जो इन्वायरमेंट है, अपना जो पर्यावरण है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी हैं। वर्तमान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि आदि को दिनों दिन प्रभावित कर रहा है। कौन प्रभावित कर रहा है? वायु प्रदूषण। पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि सबको प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों एवं प्रदूषित कारकों को टेबल के माध्यम से समझाया गया है। अब इस टेबल में क्या लिखा है कि क्या क्या स्रोत हैं और क्या क्या पॉल्यूशन। जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं और उसको प्रदूषण करने वाले क्या क्या हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको प्रदूषित करते हैं जल को, वो क्या क्या हैं। सेम है वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। उसमें जैसे जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है, जल क्यों प्रदूषित होता है, कहाँ से प्रदूषित होता है, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो अपने फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से। सीवर, नालियाँ, नगरीय प्रवाह, एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट, जो वेस्ट निकलता है वो डायरेक्ट नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, उससे क्या होता है, अपना जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण किस कारण होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ से हैं, पोल्यूटेंट क्या क्या है, वो है डिजोल एंड सस्पेंडेड सॉलिड, नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, कीटनाशक, कार्बोनेट, ऑयल, टेनिन, लेड, सल्फेट, सल्फाइड, रेडियो एक्टिव मटीरियल। इनके कारण क्या होता है, जल का प्रदूषित होता है, जब ये पोल्यूटेंट जब वाटर में मिल जाते हैं तब। सेम वायु प्रदूषण के लिए, मिट्टी प्रदूषण के लिए है, ध्वनि प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय से मतलब जो पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनसे जो वेस्ट निकलता है, उनसे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, उनके कारण क्या होता है, अपना नाभिकीय प्रदूषण होता है। ठीक है, इस टेबल में यही बताया गया। आगे है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन इकोलॉजी बैलेंस, कि जब पॉल्यूशन होगा तो जो इकोलॉजिकल अपना बैलेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इकोलॉजी बैलेंस पर प्रदूषण के निम्न प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये प्रभाव पड़ते हैं अपने इकोलॉजी पर। वनों का ह्रास, प्रदूषण बढ़ेगा तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वनों का ह्रास। ये मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, रिचार्जिंग एंड ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन ऑफ लेक एंड वाटरवेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, होल इन ओजोन एयर, ओजोन परत में छेद, एसिड रेन,
यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि जो तालाब वगैरह है उनका पानी हरा हरा होने लगता है, हरे टाइप का, या उनके ऊपर जो सबसे अपर लेयर है पानी की उस पर काई जमने लगती है हरी हरी, तो वो होता है यूट्रोफिकेशन। जब नाइट्रोजन की मात्रा पानी में ज़्यादा हो तो यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक, तो इनको सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वनों का ह्रास, लॉस ऑफ फॉरेस्ट। वन मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनसे हमें लकड़ी, असंख्य औषधियाँ, भोज्य पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। वनों के ह्रास के कारण पर्यावरण पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। वनों में वर्षा में कमी, लैंडस्लाइडिंग, भूमि का कटाव, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, भयानक सूखे, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि वनों की कमी के ही परिणाम हैं, जिनकी वजह से इकोलॉजी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन कब होगा, जब वन काटे जाएंगे, जब कोई भी फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है तो वनों को काटा जाता है, तो वहाँ उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। वहाँ उसका डेजर्ट बनने लग जाएगा वनों को कटाई से। ठीक, तीसरा है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। हिमपात, वर्षा, हिमपात या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मिट्टी एवं चट्टानों के ढलान पर पहाड़ों से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं, जिसमें इमारतों एवं जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इकोलॉजी सिस्टम इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे है जल स्रोतों का भराव एवं सूखना। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया, अपना इकोलॉजी इम्बैलेंस हो गया, तो क्या होगा, वर्षा कम होगी। वर्षा कम होने से क्या होगा, जो अपने वाटर रिसोर्स है, झील है, नदी नाले, ये उनमें क्या पानी की कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। आगे है झीलों तथा जलमार्गों का प्रदूषण। झीलों तथा जलमार्ग जैसे नदी होगी, नाले वो होते हैं, तो उनका प्रदूषण, उनमें प्रदूषण कैसे होगा, जब इंडस्ट्रीज जो वेस्ट आ रहा है वो बिना ट्रीट किए ही उनमें छोड़ दिया जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको प्रभाव पड़ेगा और अपना इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या होता है, कुछ गैसों की मात्रा वायुमंडल के निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में बढ़ रही है। जो अपने वायुमंडल है उसमें गैसों की मात्रा निश्चित तरह से, नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी अन्य गैसें भी हैं। तो जब इन्वायरमेंट में अपन पोल्यूशन वाली गैस छोड़ से SO2 की मात्रा ज़्यादा कर दी तो SO2 का परसेंट उसमें बढ़ जाएगा, वहाँ से क्या होगा, इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा। इनमें प्रमुख हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC आदि। इनमें से CO2 गैस ग्रीन हाउस को अधिक प्रभावित करती है। इस गैस की विशेषता है कि यह सौर विकिरणों को पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में आने देता है। इन विकिरणों का एक भाग तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष विकिरणों का तरंग दैर्ध्य लघु से वृत्त, शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव में बदल जाता है। इस बदले हुए वृत्त तरंग दैर्ध्य के कारण सूर्य की विकिरण वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वायुमंडल के चारों तरफ क्या है, CO2 का आवरण है। तो वो आवरण क्या करेगा, जो पृथ्वी पर सूर्य की किरण आई टकरा के जो वापस जा रही है ना, उसको वापस नहीं जाने देगा। वापस नहीं जाने देगा तो वो इन्वायरमेंट के अंदर अंदर ही रहेगी। तो उससे क्या गर्मी बढ़ जाएगी, वो किरण बाहर निकल नहीं पाई, तो उन अंदर उसमें क्या है, जो जितनी भी हीट थी वो क्या इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेगी। तो उससे क्या है, जो अपना चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिससे वायुमंडल के अंदर ये विकिरण रह जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इस तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, पृथ्वी है और उसके चारों तरफ का वायुमंडल है, सौर विकिरण आ रही हैं। कुछ विकिरण तो क्या होगी, जो वायुमंडल है उससे टकरा के पहले ही बाहर होगी, कुछ सीधी आई पृथ्वी पे और अवशोषित हो गई, कुछ टकराई और वापस जा रही हैं। तो कुछ टकराई और वापस जा रही हैं, तो उनको वापस जाने नहीं देगा कौन सा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 का बना है, जो CO2 का एक आवरण बन गया है, वो उनको जाने नहीं देगा। CO2 के अलावा और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए है CO2 तो मेन है ही, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 और 12। तो ये इन गैसों के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आगे है होल इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की परत ओजोन मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच का काम करती है। मुख्य रूप से पृथ्वी से 24 किमी ऊपर लगभग 5 किलोमीटर मोटी ओजोन की परत है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, जिससे यह किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती एवं जीवधारियों को हानिकारक विकिरणों तथा किरणों से बचाती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट आ रही है उनको रोकती है, उनको डायरेक्ट अपने तक नहीं पहुंचने देती। ठीक,
परंतु विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से निकलने वाली हानिकारक रसायन जैसे CFC आदि, ये रसायन ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओजोन रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, O2, जिसे ओजोन लेयर में होल हो जाता है। होल मतलब ऐसे कोई छेद वैसे दिखता नहीं है वहाँ पे से, वहाँ पे क्या हो, कंसनट्रेशन कम हो गई O2 की। तो कंसनट्रेशन कम होने से जो अल्ट्रा वायलेट आ रही थी वो ज़्यादा नहीं रुकते, मतलब जो पूरी उनकी अल्ट्रा वायलेट जो रेज आ रही थी सन से, वो डायरेक्टली पृथ्वी पे पहुँच जाती हैं और फिर अपने को जो जीवधारी हैं या पेड़ पौधे उनको नेगेटिव इफेक्ट पे डालती है। ठीक, आगे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन कब होती है, सिंपल याद रखो, जब SO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। ठीक, बढ़ते उद्योग धंधों, मोटर वाहनों और बिजली घरों में लाखों टन CO2, SO2, N2O आदि वायुमंडल में इकट्ठी होती है। ये गैसें वर्षा के पानी व वायुमंडलीय जल वाष्प से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा की निर्मल जल को अम्ल में बदल देती हैं। यह अम्लीय जल जब धरती पर बसता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, H2SO4। इसके अलावा क्या क्या है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, ये भी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, ये क्यों होता है, जब CO2, SO2, N2O5 की जब मात्रा उसमें की में वायुमंडल में बढ़ जाती है, तब ये जो वायुमंडल में जो H2O प्रेजेंट है उसके क्या क्रिया क्या बनाते हैं, डीज एसिड विल फॉर्म। यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज मैंने बताया, यूट्रोफिकेशन क्यों होता है, जब नाइट्रोजन की मात्रा वाटर में बढ़ जाती है तब यूट्रोफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशंस, कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका वर्गीकरण है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज, लैंड और रेडियो एक्टिव, ये मेनली इतने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन है जब पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन तथा धूल, धुआं, विषैली गैस, फ्लाई ऐश इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाएं जिससे कि वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए। जो उसका नेचुरल जो गुण था उसमें, नेचुरल जो उसका कॉम्पोजिशन था एयर का, वो बदल जाए, तब होता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्यों होता है, डोमेस्टिक फायर के कारण, जो घरेलू दहन अपन चूल्हे वगैरह जलाते हैं उनसे दो धुआं निकलती है उसके कारण। कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है उसके कारण होता है। केमिकल इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, इनके कारण एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन आते हैं। वाटर पोल्यूशन किन कारणों से होता है, शहरों का गंदा पानी, जो नदी नालों से गंदा पानी निकलता है उसके कारण। वेस्ट वाटर फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है उससे, धरती पर उपलब्ध लवणों के मिलने से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, इनके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर के प्रदूषित होने पर इसका कलर तथा गंध चेंज होने लगती है। जब वाटर प्रदूषित होगा तो अपन उसको सूंघेंगे तो उसमें गंध, वो कलर उसका चेंज होने लगता है, तब अपन समझेंगे ये वाटर वेस्ट है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के क्या कारण हैं, मोटर वाहन, रेल, कारखाने, उद्योग धंधे, वायु, जेट विमान, DJ, लाउड स्पीकर, सभाएं, नारेबाजी, इनके कारण क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। आगे लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा जीवों पर पड़े या जिससे भूमि या प्रकृति गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। भूमि प्रदूषण के कारण क्या है, लैंड स्लाइडिंग, खनन जो अपने खनन करते हैं ना, से बजरी का खनन हो गया, और जो अपन मिनरल्स का खनन करते हैं उनके कारण लैंड पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण, ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो लैंड में मिलते हैं, आगे ज़मीन पे मिल गए तो उसके कारण लैंड को पोल्यूट कर दिया। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इनके कारण क्या होता है, लैंड पोल्यूशन। अब आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, थोरियम, कोबाल्ट, कार्बन, ट्रांसियम आदि रेडियो एक्टिव मटीरियल काम में लिए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस दौरान रेडियो एक्टिव मटीरियल से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो कि जीवधारियों के गुणों को प्रभावित करती हैं। जो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं वो अपने को प्रभावित करती हैं तथा वनस्पति और प्राणियों पर भयंकर प्रभाव डालते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या मेन रीज़न है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स के कारण होता है, कॉस्मिक रेज के कारण, एयरबोर्न रेडियो न्यूक्लियस के कारण,
अणु परमाणु बम परीक्षण से जो निकलता है रेडियो अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, उनके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला वेस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे थोरियम कोबाल्ट वगैरह को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उससे भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। अब है करेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्री वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर, सीमेंट, एल्कली, पेपर एक्सेट्रा। विभिन्न प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट में इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक सभी प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक, सस्पेंडेड सॉलिड, फिनोल, टॉक्सिन, एसिड, साल्ट, डाई, डीडीटी आदि। प्रदूषकों पोल्यूटेंट्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। नॉन डिग्रेडेबल, सबसे पहला नॉन डिग्रेडेबल, ऐसे पोल्यूटेंट जो या तो डिग्रेड नहीं होते हैं या बहुत धीरे डिग्रेड होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम कैन, मर्क्यूरिक साल्ट आदि, डीडीटी आदि। ठीक, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? ऐसे वेस्ट जो कि बहुत जल्दी डिकम्पोज या डिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू वेस्ट को जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जो किचन से वेस्ट निकलता है वो भी किचन से वेस्ट निकल गया, वो पेपर, कार्डबोर्ड, ये क्या होता है, जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इसके उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे किचन वेस्ट है, पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड देयर पोल्यूटेंट्स होम्स, कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो उससे क्या क्या किस प्रकार का पोल्यूटेंट निकलेगा। फर्टिलाइजर क्या निकलता है, HF, NH3, H3PO4 और ओडर मतलब गंध, ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री से निकलता है पोल्यूटेंट के रूप में। सीमेंट इंडस्ट्री से क्या क्या पोल्यूटेंट निकल सकते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक, SPM, SOx, NOx और डस्ट। SPM क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री क्या निकलेगा, मर्केप्टन या SO2। पेट्रोलियम रिफाइनरी से क्या निकलता है, नोइज, SOx, हाइड्रोकार्बन, NOx, SPM, CO और ओडर, ये निकलता है अपना किससे, पेट्रोलियम रिफाइनरी से। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल का, और पोल्यूशन क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इम्बेलेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन के कारण, और जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री हैं उनसे किस प्रकार का वेस्ट निकलता है, और जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से उनका, क्यों उनका वेस्ट पोल्यूशन होता है, ये सब अपन ने इसमें टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।